नमस्कार। आज हम राष्ट्र निर्माण के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे चलने वाले हैं और इसे समझने के लिए हम क्रांति के बाद के फ्रांस को देखेंगे। ये सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है कि आखिर एक देश को बनाया कैसे जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जहां लोग सिर्फ राजा के लिए जीते हैं, उनकी वफादारी सिर्फ राजा से है, उसे एक ऐसे राष्ट्र में कैसे बदला जाए जहां लोग खुद को नागरिक समझें, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। यही वो सवाल था जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के सामने खड़ा था। तो उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, ये सब कुछ यूं ही अचानक नहीं हो गया। ये कोई हादसा नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी, एक पूरी की पूरी योजना थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट एक बड़ी इमारत बनाने से पहले उसका पूरा नक्शा तैयार करता है। और उनकी इस पूरी की पूरी रणनीति का राज, उनका वो पूरा ब्लूप्रिंट, जानते हैं, सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है। एक ऐसा शब्द जो उनकी पूरी सोच, उनके पूरे प्लान को हमारे सामने खोल कर रख देता है। और वो शब्द है इन्फ्लुएंस। जी हाँ, आज हम इसी एक शब्द के हर अक्षर को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने मॉडर्न फ्रांस की नींव आखिर रखी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आई यानी आइडिया, एक विचार। देखिए, हर महान चीज की शुरुआत एक शक्तिशाली विचार से ही तो होती है, और फ्रांस के लिए यह विचार किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने दो जबरदस्त आइडिया सामने रखे। पहला, ला पात्री, यानी ये देश हमारी पितृभूमि है, और दूसरा, ले सितोये, यानी हम सब इसके नागरिक हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। अब वफादारी किसी राजा महाराजा से नहीं थी, बल्कि सीधे देश से थी, अपनी पितृभूमि से। अब लोग सिर्फ प्रजा नहीं थे, बल्कि बराबर के हक वाले नागरिक थे। यही वो नींव थी जिस पर पूरे नए फ्रांस को खड़ा किया जाना था। अच्छा, एक मजबूत आइडिया तो आ गया, लेकिन उस आइडिया को लोगों के दिलो दिमाग में उतारा कैसे जाए, उसे असली कैसे बनाया जाए? बस यहीं से खेल शुरू होता है प्रतीकों का, सिंबल्स का। चलिए देखते हैं कैसे। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पुराने शाही प्रतीकों को नए राष्ट्रीय प्रतीकों से बदल दिया। जो शाही झंडा था, उसकी जगह ले ली नए तिरंगे ने। राजा के प्रति वफादारी की जो कस्में होती थीं, उनकी जगह अब राष्ट्र के नाम पर शपथ ली जाने लगी। और तो और नए नए राष्ट्रगान बनाए गए। ये सिर्फ झंडे या गाने नहीं बदल रहे थे, ये लोगों को इमोशनली एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ने के बहुत ताकतवर तरीके थे। तो अब विचार आ गया, प्रतीक भी आ गए। अगला कदम था देश के अंदर जो दीवारें थीं उन्हें गिराना। भाई, एक देश, एक राष्ट्र तब तक कैसे बन सकता है जब तक वो अंदर से ही टुकड़ों में बटा हुआ हो, है ना? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश के अंदर लगने वाले सारे कस्टम ड्यूटीज यानी सीमा शुल्क खत्म कर दिए। इसको ऐसे समझिए कि आज अगर दिल्ली से मुंबई कोई सामान भेजना हो और हर राज्य की सीमा पर टैक्स देना पड़े, फ्रांस में पहले बिल्कुल ऐसा ही था। इन सारे टैक्स को हटाकर उन्होंने पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बना दिया। इससे क्या हुआ? व्यापार बढ़ा, इकोनॉमी मजबूत हुई और लोग एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ गए। और फिर आता है ई यानी इक्वल स्टैंडर्ड्स या समान मानक। क्रांति से पहले फ्रांस में वजन और माप के लिए सैकड़ों अलग अलग सिस्टम थे। मतलब एक शहर में किलो कुछ और है, दूसरे में कुछ और। ये तो व्यापार के लिए एक बुरे सपने जैसा था। तो उन्होंने पूरे देश में वजन और माप की एक ही प्रणाली लागू कर दी। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन इस एक कदम ने पूरे देश को आर्थिक रूप से एक धागे में पिरो दिया। जब देश आर्थिक रूप से एक हो गया, तो जाहिर है अगला लक्ष्य था उसे कानूनी और सांस्कृतिक रूप से एक बनाना। एक देश तो कानून भी एक और पहचान भी एक। और यहां पर दो और बड़े कदम उठाए गए, एल यानी लैंग्वेज और यू यानी यूनिफॉर्म लॉज। जो अलग अलग इलाकों की बोलियां थीं, उनकी जगह पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। साथ ही सैकड़ों स्थानीय कानूनों को हटाकर पूरे देश के लिए एक जैसी कानून व्यवस्था लागू की गई। इसका नतीजा, अब आप फ्रांस में कहीं भी हों, सब एक ही भाषा बोलते थे और एक ही कानून के नीचे आते थे। असली एकता इसी को कहते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी बदलाव। वो था पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर, यानी सत्ता का हस्तांतरण। हमारे ब्लूप्रिंट के आखिरी अक्षर हैं ई और एन। पहले तो स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों ने किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर जो हुआ उसने इतिहास ही बदल दिया। इसी चुनी हुई संस्था ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी एक वर्ग या जाति के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम
पूरे फ्रांस, पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। बस यही वो पल था जब सत्ता असल में राजा के हाथ से निकलकर सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आ गई। तो ये है पूरा ब्लूप्रिंट, इन्फ्लुएंस। पितृभूमि के विचार से लेकर नेशनल असेंबली तक हर एक कदम, हर एक अक्षर का एक ही मकसद था, आधुनिक फ्रांसीसी राष्ट्र की पहचान को गढ़ना। ये विचार, प्रतीक, अर्थव्यवस्था, कानून और राजनीति का एक ऐसा शक्तिशाली मिश्रण था जो सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, और वो लक्ष्य था एक राष्ट्र का निर्माण। और ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये जो ब्लूप्रिंट हमने देखा, ये तो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज की इस डिजिटल और ग्लोबल दुनिया में राष्ट्र कैसे बन रहे हैं? आज वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से आर्किटेक्ट्स हैं जो हमारी राष्ट्रीय पहचान को बना रहे हैं या बदल रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? खैर, देखने के लिए शुक्रिया।